इसे देखो, ये किसकी तस्वीर है। मैंने तस्वीर पर निगाह डाली और फिर खुद मेरी हालत भी मुतगय्यर हो गई। मैंने एक फैसला किया है। वो घबरा कर बोली, वो क्या? मैंने कहा, हम दोनों अपनी शक्लें तब्दील कर लेंगे और इन बदली हुई शक्लों के साथ यहाँ से निकल जाएंगे। गूनी बोला, लंदन या फ्रांस में मिस्टर मिकाइल पार्कर से कोई गुफ्तगू नहीं की जा सकती। इसके लिए किसी और जगह का इंतखाब करना पड़ेगा। मैंने बेख्तियार कहा, लबनान। एनी, मैं अपना मकसद तुम्हें बता चुका हूँ। गूनी मैक्लॉरेंस के बारे में सुनना चाहती हो तो वो भी सुन लो। गूनी का ताल्लुक लंदन के उन ज़ेर ज़मीन गिरोहों में से है जो यहाँ दहशतगर्दी फैलाते रहते हैं। गूनी खुद भी तुम्हारी ताक में था और तुम्हारे जरिए दौलत कमाने का ख्वाहिशमंद। वो एडमंड रोत्रे के जहाज पर तुम्हारी तलाश में गया था, लेकिन वहाँ मैंने उसे काबू में कर लिया और वो इस बात पर मजबूर हो गया कि वो मेरे हक में दस्तबरदार हो जाए। मैंने उस पर यही जाहिर किया कि मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ जो एनी पार्कर को अगवा करके उसके जरिए दौलत कमाना चाहते हैं। तब गूनी ने मेरे साथ मुश्तरका तौर पर काम करने की पेशकश कर दी। यहाँ इंग्लिस्तान में चूंकि मेरे वसाइल बिल्कुल नहीं हैं और यूं भी मैं एक आम सा आदमी हूँ, सिर्फ तुम्हारी ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने ये खतरात मोल लिए थे। नतीजतन मैंने फौरी तौर पर गूनी को बेवकूफ़ बनाने का फैसला कर लिया और मैंने उससे ये वादा कर लिया कि एनी के जरिए जो दौलत हासिल होगी उसका एक बड़ा हिस्सेदार गूनी मैक्लॉरेंस भी होगा। लेकिन मेरे दिल में यही है एनी के गूनी की मदद से मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊं और बिलाखिर तुम्हें तुम्हारे वालिद के पास पहुँचा दूं। अब तुम गूनी के और मेरे ताल्लुकात के बारे में समझ गई होगी। एनी के चेहरे पर तगय्युरात नुमायां थे। फिर वो बड़े जज्बाती लहजे में कहने लगी, ओ पेड्रो डियर, मैं तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत को कबूल करती हूँ। मैंने दिल ही दिल में खुदा से तौबा की कि इस यहूदी लड़की को शदीद मजबूरी की हालत में बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैंने उसे टालते हुए कहा, एनी, मैंने तुम्हें सारी पोजीशन बता दी है, इस पर गौर कर लेना। मेरी बातों में आकर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। वो बोली, मैं कितने ही बड़े बाप की बेटी सही, मगर इंसान तो हूँ पेड्रो डियर, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। इस बार उसके लहजे में इंतहाई जज्बातियत झलक रही थी। मैं घबरा कर बाहर निकल आया। बहरहाल उसे काबू में रखने की ये मुहिम मैंने सर कर ली थी और इम्कान इस बात का था कि अब वो आसानी से मेरे चुंगल से नहीं निकल सकेगी। दोपहर को नीली ने बहुत से रेडीमेड कपड़े एनी को पेश कर दिए। गूनी मैक्लॉरेंस ने मेरे लिबास भी भेजे थे। लंच के बाद मुझे उसका फोन मिला। एक मुलाजिम ने मुझे इत्तला दी थी। मैंने रिसीवर उठाते हुए कहा, हेलो। गूनी की आवाज आई, पेड्रो, तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ। नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम फोन पर एहतियात करेंगे। सुनाओ, कैसे हाल चाल है? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक काम तसल्ली बख्श तौर पर शुरू हो गया है और अब हमारा मुश्तरका दोस्त मुतमईन है। वो बोला, वेरी गुड। सुना है तुमने बहुत खूबसूरत मेकअप किया है। नीली ने मुझे फोन करके तुम्हारी शक्ल बदल जाने की कहानी सुनाई थी। मैंने पूछा, लीमू का किस्सा भी बताया होगा? वो बोला, हाँ, ये मेकअप मेरे लिए हैरत अंगेज है। तुमसे मिलकर इस बारे में मालूमात हासिल करूंगा। खैर, छोड़ो इन बातों को। क्या वो मुतमईन है? मैंने जवाब दिया, हाँ। वो बोला, जहाज वाले से उसकी दोस्ती किस तरह हुई? मैंने कहा, वो उसका चचा बन बैठा था, यानी कि उसके बाप का दोस्त। गूनी बोला, ओ चालाक बूढ़ा, इसके अलावा और क्या कर सकता था? बहरहाल अभी तक खामोशी है, कोई खास बात नहीं हुई। वैसे मैं अभी तुमसे मुलाकात नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं कोई खतरा नहीं मोल ले सकता। तुम सुकून से वहाँ वक्त गुजारो, मैं तुम्हें मशवरा नहीं दूंगा। मेरे लिए और कोई खिदमत हो तो बताओ। मैंने कहा, आइंदा प्रोग्राम पर कब गुफ्तगू होगी डियर? बोला, कुछ तवक्कुफ कर लो तो बेहतर है। बड़े लोगों का खेल देख लें, उसके बाद प्रोग्राम बना लेंगे। मैंने जवाबन कहा, ओके। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा दोस्त, मेरे होटल से मेरा सामान मंगवा दो। मैंने होटल और कमरा नंबर उसे बता दिया और गूनी ने वादा कर लिया कि सामान पहुंच जाएगा। उसके बाद फोन बंद कर दिया। एनी पार्कर की मोहब्बत बहुत महंगी पड़ी थी। जान ही को आ गई थी कमबख्त। जरूरत से ज्यादा जज्बाती लड़की थी। बकौल उसके उसे जिंदगी में पहली बार किसी इंसान से मोहब्बत हुई थी और बदनसीबी से मैं ही उसकी मोहब्बत का पहला शिकार था। बर्दाश्त करना ही था अब तो। कोई और तरकीब भी तो समझ में नहीं आ रही थी उसे शीशे में उतारने की। गूनी मैक्लॉरेंस से दूसरे दिन सुबह मुलाकात हुई। न जाने किस वक्त आ गया था। नाश्ते के बाद नीली ने उसका पैगाम दिया। मैं समझा था कि उसका फोन आया है। जब फोन वाले कमरे में पहुंचा तो गूनी खुद सोफे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। मुझे देखकर चौंक पड़ा। उसकी मुस्कुराहट खत्म हो गई और वो काफी देर तक साकित और जामिद मुझे देखता रहा। मैंने पूछा, इतने हैरान क्यों हो गूनी? उसने भारी लहजे में कहा, जबरदस्त कश्मकश है मेरे दिलो दिमाग में। यूं समझ लो बहुत से तूफानों से गुजर रहा हूँ। मैंने मुस्कुराकर पूछा, खैरियत? वो बोला, बिल्कुल खैरियत नहीं है।
उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक लिफाफा निकाल लिया और फिर उसने लिफाफे में से एक तस्वीर निकाल कर मेरे सामने कर दी। इसे देखो, ये किसकी तस्वीर है। मैंने तस्वीर पर निगाह डाली और फिर खुद मेरी हालत भी मुतगय्यर हो गई। मैं फटी फटी आंखों से उस तस्वीर को देखने लगा। ये मेरी तस्वीर थी। मेरे जहन में ख्यालात का एक हशर सा बरपा था। गूनी बगौर मेरी सूरत देख रहा था। फिर वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया, कमरे में टहलने लगा। फिर रुक कर बोला, यहाँ इंग्लिस्तान में तुम्हारे लिए शदीद खतरात मौजूद हैं मिस्टर अली। बराह करम अब इस नाम से अजनबियत का इजहार मत करना। मैं तुम्हारे लिए सख्त परेशान हो गया हूँ। मुझे यकीन है कि ऑलिव हार्वर्ड ने सिर्फ मुझसे ही नहीं, दूसरे तमाम लोगों से भी तुम्हारी तलाश की दरखास्त की होगी। शायद उसे दरखास्त कहना मुनासिब नहीं है। तुम तसव्वुर करो कि अगर होम सेक्रेटरी तुमसे मुलाकात करके कहे कि तुम जो कुछ कर रहे हो और जो कुछ तुम हो वो हुकूमत के इल्म में है, स्कॉटलैंड यार्ड जब चाहे तुम्हारे खिलाफ सबूत फराहम करके हमारी गर्दन पकड़ सकता है। लेकिन बाज़ हालात ऐसे होते हैं जिसमें हुकूमत को भी तुम्हारी ज़रूरत पेश आ सकती है, जैसे ये शख्स। उसके बाद तुम्हें तस्वीर दिखाई जाती है और फिर कहा जाता है कि मिस्टर ऑलिव हार्वर्ड, जो अमेरिका की एक मुक़्तदर शख्सियत हैं, इस शख्स की बाजियाबी के ख्वाहिशमंद हैं और हमने उनसे वादा कर लिया है। चुनाचे ज़मीन के ऊपर के मामलात से पुलिस खुद निमट रही है, लेकिन तुम्हारी दुनिया में ये शख्स नजर आए और तुम उसे गिरफ्तार करके हुकूमत के हवाले करो तो हुकूमत इंग्लिस्तान और हुकूमत अमेरिका की निगाह में तुम्हारी वक़्त बढ़ जाएगी। मुमकिन है कोई बड़ा इनाम भी तुम्हें दे दिया जाए। तो मिस्टर अली, तुम ज़रूर कोशिश करोगे, क्या ख्याल है? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, मैं वाकई परेशान हो जाऊंगा गूनी। वो बोला, बात यह है मिस्टर अली कि मामला तुम्हारे और हुकूमत अमेरिका के दरमियान है, जिसकी थोड़ी बहुत तफसील मुझे बता दी गई है। मैं कैथोलिक हूँ और एक ख़ास बात और बता दूँ कि मेरा बाप जर्मन था, नाजियों के ख्यालात से मुतासर। चुनाचे यहूदियों से नफरत मुझे विरसे में मिली है। मुझे इस बात का इल्म है कि हार्वर्ड यहूदी है और शायद यहूदियों ही की किसी चपकलिश में अमरीकी हुकूमत तुम्हारी दुश्मन हो गई है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे दिल में तुम्हारे लिए मनफी जज्बा पैदा नहीं हुआ। इसके अलावा तुम्हारी वजह से मुझे लैंकास्टर पर फौकियत हासिल हुई है और ये लोग मेरे दुश्मन हैं। इसलिए उनकी बनिस्बत तुम मेरे लिए ज़्यादा काबिल एतमाद और मोहतरम हो। मैं अगर चाहता तो ये सारे ख्यालात तुम्हें न बताता और इन मालूमात को अपने जहन में महफूज रखता। तुम्हें बता देने का मकसद यही है कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। चुनाचे ऐसा ना हो कि मैं पलटूं और कोई गोली मेरी खोपड़ी में दाखिल हो जाए। क्या ख्याल है? मैं सर्द निगाहों से गूनी मैक्लॉरेंस की शक्ल दिख रहा था। ये इंकिशाफ बेहतर नहीं था, लेकिन गूनी की बातें सच्चाई पर मबनी थीं और अगर उसके दिल में खोट होता तो दर हकीकत वो मेरी असली शक्ल देखकर खामोश हो जाता और जो चाहता खामोशी से कर गुजरता। इससे सिर्फ एक ही नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि गूनी मैक्लॉरेंस मुझसे मुखलिस था। मैंने कहा, ठीक है गूनी, अचानक सूरत हाल बदल गई है, लेकिन अगर तुम अब भी दोस्ती की बात करते हो तो आओ एक बार फिर दोस्ती कर लें। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। गूनी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मुसाफा करने की बजाय आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। बोला, हम बुरे लोग जब किसी से दोस्ती करते हैं तो फिर हमसे अच्छा दोस्त और कोई नहीं होता। मैंने कहा, मौका मिला तो किसी मुनासिब वक्त पर तुम्हारी इस मोहब्बत और खुलूस का जवाब दूंगा। उसने मेरी पुश्त थपथपा कर कहा, अगर जरूरत पड़ी अली तो मैं उसे कबूल भी कर लूंगा। मैंने कहा, शुक्रिया गूनी। मेरी आवाज भी जज्बात से लबरेज थी। वो बोला, सूरत हाल अब किसी कदर मुख्तलिफ हो गई है। अपने हालात को जहन में रख कर बताओ कि तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, क्या चाहते हो। मैंने कहा, इतनी जल्दी भी नहीं है गूनी, पहले इन मामलात को निपटा लें। गूनी पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर बोला, लड़की की क्या पोजीशन है? मैंने कहा, मैंने उसे शीशे में उतार लिया है। वो बोला, यहूदी की औलाद है, अच्छी तरह गौर कर लेना। मैंने कहा, मेरा ख्याल है हालात ठीक चल रहे हैं। वो बोला, फरेब तो नहीं दे रही है? मैंने कहा, अगर जल्दी ना हो तो 2-4 दिन और जायजा ले लूं। वो बोला, नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, लेकिन कोई धोखा न खा जाना। मैंने कहा, ये मामला तुम मुझ पर छोड़ दो गूनी, मैं वादा करता हूँ कि उस तरफ से कोई उलझन पैदा होने नहीं दूंगा। वो बोला, अगर तुमने जिम्मेदारी ले ली है तो फिर मुझे यकीन है। बहरहाल 2-4 दिन और गुजार लो, इस दौरान मुतवक्के हंगामे भी देख लेते हैं, उसके बाद अमल करेंगे। वैसे मैंने इब्तिदा कर दी है। मैंने कहा, वो किस तरह? वो बोला, फ्रांस में मेरे आदमियों ने मिकाइल पार्कर से गुफ्तशुनीद शुरू कर दी है, अभी उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कहा, वेरी गुड, ये भी ठीक है। वो बोला, तो अब मुझे इजाजत दो और एक काम करो, अगर इसमें कोई दुश्वारी ना हो तो। मैंने पूछा, वो क्या? बोला, तुम दोबारा मेकअप कर लो। जो मेकअप तुमने किया हुआ था वो बहुत शानदार था, किसी तरह भी मेकअप नहीं लगता था। अगर किसी तौर वो भी तैयार हो जाए तो और ज्यादा बेहतर होगा, इस तरह तुम आम निगाहों से महफूज रहोगे। मैंने कहा, ठीक है, ये काम हो जाएगा। और उसके साथ ही मैक्लॉरेंस उठ गया।
फिर वो मुझसे इजाजत लेकर चला गया और मैं अपनी जगह बैठा इन हालात पर गौर करता रहा। जहन लातादाद परेशानियों का शिकार हो गया था। गूनी मैक्लॉरेंस की ये बात कि दर हकीकत मैं कौन हूँ खतरनाक भी साबित हो सकती थी, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। हार्वर्ड ने लंदन को भी मेरे लिए अमेरिका बना दिया था। यहाँ भी मेरे दुश्मनों की तादाद उतनी ही थी जितनी अमेरिका में। इन हालात में अगर मैं गूनी की दस्तरस से निकल जाता तो फिर कहाँ जाता। इसके सिवा और कोई सूरत नहीं थी कि तन बतकदीर रहकर खुद को हालात के धारे पर छोड़ दूं। अभी मैं इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ था कि एनी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। उसने प्यार भरे लहजे में कहा, पेड्रो तन्हा क्यों बैठे हो? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो बोली, परेशान नजर आते हो, क्या बात है? मैंने रस्मन कहा, कोई खास बात नहीं है एनी। वो बोली, तो फिर आम बात ही सही, कम से कम मुझे तो बता दो। मैंने कहा, तुम्हारे लिए परेशान हूँ। तुम्हारी हिफाजत अब मेरी जिंदगी का मसला बन गई है। मैं सोचता हूँ कि हम दोनों किसी की निगाह में ना आ जाएं। वो बोली, मुझे एहसास है पेड्रो कि मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा मसला बन गई हूँ। मैंने कहा, ओ नहीं डियर, इस अंदाज में क्यों सोच रही हो? मैं तो बस इसलिए परेशान हूँ कि कहीं तुम दूसरों की नजर में ना आ जाओ। उसने तजवीज पेश की, बोली, हम लंदन से निकल चलें? मैंने कहा, मैं इन्हीं तैयारियों में मसरूफ हूँ, लेकिन एनी ये बताओ कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? वो बोली, खामोशी के साथ किसी भी गोशाए गुमनामी में। मैंने तशवीश जाहिर की, कहा, इसके लिए कानूनी कागजात दरकार होंगे। उसने कहा, कागजात तैयार करवाए जा सकते हैं, तुम रकम की फिक्र मत करो, मैं यहाँ लंदन में मतलूबा रकम फराहम कर सकती हूँ। मैं हंसने लगा। वो बोली, क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा, तुम्हारी मासूमियत पर। वो बोली, कोई बेवकूफ़ी की बात कही है मैंने कहा, बेवकूफ़ी की नहीं, मासूमियत की। तुम्हारी असल हैसियत से न तो दूसरे कागजात तैयार करवाए जा सकते हैं, न तुम इस हैसियत से रकम हासिल कर सकती हो। वो लोग शिकारी कुत्तों की मानिंद तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं। एनी ने सर को जुम्बिश देते हुए कहा, ओह। उसके साथ ही उसकी आंखों में भी फिक्रमंदी के नुकूश उजागर हो गए। मैंने कहा, तुम इस सिलसिले में फिक्रमंद न हो एनी, ये सारी बातें सोचना मेरा काम है। मैंने एक फैसला किया है। वो घबरा कर बोली, वो क्या? मैंने कहा, हम दोनों अपनी शक्लें तब्दील कर लेंगे और इन बदली हुई शक्लों के साथ यहाँ से निकल जाएंगे। एनी पार्कर उछल पड़ी, बोली, मेकअप? मैंने कहा, हाँ, इससे कबल तुम मेरा चेहरा देख चुकी हो, मैं तुम्हारा चेहरा भी तब्दील कर दूंगा। हम इन बदली हुई शक्लों के साथ इंग्लैंड से निकल चलेंगे। वो बोली, ये तो बहुत दिलचस्प बात होगी, मैं तैयार हूँ। मैंने कहा, शुक्रिया एनी, इस तरह हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। फौरी तौर पर जो तरकीब जहन में आई थी वो खासी कारआमद मालूम होती थी। मैंने एनी की रजामंदी से फायदा उठाया। गूनी मैक्लॉरेंस ने होटल से मेरा सामान भिजवा दिया था। उसमें वो शीशी भी मौजूद थी जो पिंगली ने एंड्रयू के हाथ भिजवाई थी। मैं उस अजीम तोहफे को जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकता था जिसने इंतहाई नाजुक हालात में मेरी मदद की। मेकअप के बगैर एनी के रुखसार कुछ उभर गए थे और पपोटे सूज जाने से आंखें कुछ छोटी हो गई थीं। बस इन दो तब्दीलियों ने उसकी शक्ल इस कदर बदल डाली कि वो आईना देखकर खुद हैरान हो गई। बोली, खुदा की पनाह, मैं तो बिल्कुल ही बदल गई हूँ। मैंने कहा, बालों के स्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली तुम्हें यकसर बदल देगी। वो बोली, बालों का स्टाइल मैं खुद बदल लूंगी, अब तुम अपना मेकअप करो। मैंने कहा, पहले वाली शक्ल ठीक रहेगी। वो बोली, तुम अब किसी भी शक्ल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी रूह को पहचान गई हूँ। मैंने दिल ही दिल में जवाब दिया कि अगर तुम मेरी रूह में झांक कर देखो तो इसी वक्त तुम्हारा दम निकल जाए। गूनी मैक्लॉरेंस से तीसरे दिन मुलाकात हुई। वो मुझे फोन करके आया था और उससे खुलकर बात करने के लिए मुझे एनी को बेहोशी की दवा देनी पड़ी, वरना जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसकी मोहब्बत शदीद होती जा रही थी, यहाँ तक कि अब वो एक लम्हे के लिए भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। गूनी ने पुरजोश मुसाफा किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी दिलचस्प खबरें लाया हूँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा, मैं मुंतजिर हूँ। मैक्लॉरेंस ने कहा, लंदन के गली कूचे बारूद उगल रहे हैं, अब तक 17 अफराद मारे जा चुके हैं। मैंने हैरान होते हुए कहा, खैरियत, कोई फसाद हो गया? वैसे यहाँ अखबार तो आते नहीं हैं गूनी। वो बोला, मंगवा लिया करो, अखबारात का मुताला जरूरी होता है। बहरहाल तफसील ये है कि लैंकास्टर और रोतरे में चल गई है और इस तसादुम के लिए तुम्हारे इस खादिम ने कोशिश की है। कर्बी फॉस्टर आजकल लैंकास्टर का हाशिया बरदार है, उसके लिए बस थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ी थी। रोतरे लैंकास्टर पर चढ़ दौड़ा। वैसे लैंकास्टर का पल्ला भारी है क्योंकि रोतरे की बनिस्बत उसे ज्यादा आसानियां मुहैया हैं, लेकिन मैं पेशगोई करता हूं कि आने वाला वक्त लैंकास्टर पर बहुत भारी होगा। मैंने पूछा, वो क्यों? वो बोला, रोतरे बहुत दरिंदा है, वो फ्रांस के एक रिवायती खानदान से ताल्लुक रखता है। मैंने पूछा, क्या रिवायात हैं उस खानदान की? बोला, एडमंड दांते उसी खानदान का एक फर्द था, वो आदमखोर जो फ्रांस के 32 इंसानों को खा गया। सुना है रोतरे के खानदान में कई आदमखोर पैदा हुए हैं। वहशत और दरिंदगी उस खानदान की फितरत है।
रोतरे अगर लैंकास्टर से हल्का पड़ा तो वो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन उसके बाद वो नई कुव्वत के साथ फिर वापस आएगा। मैंने कहा, ओह दिलचस्प बात है। मेरी हैरत में इजाफा हो गया था। वो बोला, लंदन पुलिस बहुत चौकस है आजकल। इन दोनों के आपस में भिड़ जाने की वजह से जराइम में कमी हो गई है। खैर, ये बाहर की खबरें हैं, तुम यहाँ के हालात सुनाओ। वैसे तुम्हारा ये मेकअप मेरे लिए हैरत अंगेज है, बड़ा अनोखा मेकअप है, मुख्तसर लेकिन कारआमद। मैंने गूनी मैक्लॉरन से पूछा, एनी को देखोगे? वो बोला, उसका चेहरा भी बदल दिया है। मैंने कहा, हाँ, वो इस वक्त बेहोश है, तुम चाहो तो उसे देख सकते हो। वो बोला, जरूर देखूंगा। वैसे एक और खबर भी है तुम्हारे लिए, अगर अखबारात देखते तो तुम्हें अब तक उसका इल्म हो चुका होता। एनी पार्कर के अगवा की खबर आम हो गई है और मिस्टर मिकाइल पार्कर लंदन आ गए हैं। उसके साथ ही कई मुल्कों की पुलिस एनी पार्कर की तलाश में मसरूफ हो गई है। मैंने कहा, गुड। माइकल पार्कर ने तुम्हारे उस आदमी से राब्ता कायम नहीं किया जिसके जरिए तुमने उनसे बातचीत की थी? गूनी बोला, किया है। मिकाइल पार्कर फौरी तौर पर उससे मुज़ाकरात करने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार कर ली है। पुलिस की हंगामा खेजियां कम हो जाएं तो फिर कुछ बात शुरू की जाए। इसके साथ ही एक और ख्याल भी मेरे जहन में है। मैंने पूछा, वो क्या? गूनी बोला, लंदन या फ्रांस में मिस्टर मिकाइल पार्कर से कोई गुफ्तगू नहीं की जा सकती। इसके लिए किसी और जगह का इंतखाब करना पड़ेगा। मैंने बेख्तियार कहा, लबनान। मैक्लॉरेंस पुरख्याल अंदाज में मुझे देखने लगा। बोला, ये नाम तुम्हारे जहन में कैसे आया? मैंने कहा, इसलिए कि मैं लबनान जाना चाहता हूँ। गूनी बोला, वेरी गुड, तुम्हें वहां पहुंचाना मेरा काम है, लेकिन अगर हम मामला तय होने के बाद एनी को उसके बाप के हवाले बैरूत में करें तो उससे सौदेबाजी हमें कहीं और करनी होगी, मसलन स्पेन या डेनमार्क में। हम किसी तरह भी उसे बैरूत की तरफ मुतवज्जे नहीं होने देंगे। मैंने कहा, मुनासिब बात है। वो बोला, फिर भी एक उलझन मेरे जहन में पैदा होती है। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, इस मखसूस तिजारती मामले में तुम कैसे शरीक हो गए? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, गूनी, मैं पाकिस्तानी हूँ। हम लोगों के बारे में तुम्हें मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं है। किसी से दोस्ती हो जाए तो फिर दुनिया की कोई चीज हमारे रास्ते में मज़ाहिम नहीं होती, कोई भी चीज। सुनो गूनी मैक्लॉरेंस, एनी के सिलसिले में तुम पार्कर से जो भी रकम वसूल करोगे उसका $1 भी मुझ पर हराम है। मैं उसमें से कुछ भी नहीं लूंगा। जो चीज हम पर हराम होती है उसे इस्तेमाल करने की बजाय हम भूखा और प्यासा रहना पसंद करते हैं। चुनाचे अब इस सिलसिले में तुम्हें कोई जहनी परेशानी लाहक नहीं होनी चाहिए। गूनी का चेहरा हैरत की तस्वीर बन गया था। वो सकते किसी आलम में मुझे देखता रहा, फिर रुक रुक कर कहने लगा, एनी पार्कर के सिलसिले में हासिल होने वाली रकम इतनी होगी अली कि उसका निस्फ हिस्सा भी तुम्हें बैरूत के दौलतमंद लोगों की फहरिस्त में ला खड़ा करेगा। मैंने कहा, मैं उस रकम को एक हकीर तोहफे की शक्ल में अपने दोस्त मैक्लॉरेंस को पेश करता हूँ। वो बोला, नाकाबिले यकीन सी बात है। बहरहाल हम इस मौजू पर अभी कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। गोया तुम्हारी तरफ से इजाजत है कि मैं कहीं भी अपने तौर पर मिकाइल पार्कर से मुज़ाकरात कर लूं। मैंने कहा, अब ये तुम्हारा मसला है। वो बोला, ठीक है, बैरूत रवानगी के लिए तैयारियां कर लो, और हाँ, जरा मैं उसका मेकअप भी देख लूं। गूनी खड़ा हो गया। मैं उसे लिए हुए उस कमरे में आ गया जहां एनी अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। मैक्लॉरेंस उसे देखकर हैरान रह गया। बोला, हैरत अंगेज, यकीनन हैरत अंगेज। अली, ये फन तुमने कहाँ से सीखा? मेकअप का ये अंदाज मेरी समझ में नहीं आया। कोई इसे एनी कह ही नहीं सकता, जबकि इसमें नुमाया तब्दीली कोई भी नहीं की गई। मैंने कहा, बस ये मेरे हॉलीवुड के एक दोस्त का तोहफा है। बोला, ओह, हॉलीवुड तो मरकज है इन चीजों का, बड़ा कामयाब मेकअप है। खैर, फिल वक्त यहाँ से जल्द से जल्द निकलने का मामला ज़ेर गौर है। मैंने कहा, हाँ गूनी, क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से यहाँ से निकल जाएं? तुम्हें हमारे कागजात तैयार करवाने होंगे। नई शादी करके हम हनीमून मनाने बैरूत जाएंगे। मेरे ख्याल में थोड़ी सी कोशिश के बाद ये काम हो सकता है। वो बोला, यकीनन हो सकता है। तुम नीली से कहकर उसकी और अपनी तस्वीरें बनवा लो। ये तस्वीरें कल मुझे मिल जानी चाहिए, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। वंडरफुल आइडिया है। मेरा ख्याल है कि लंदन के किसी नवाही इलाके में तुम्हारी एक शादी भी करवा दी जाए और तुम मुकद्दस पादरी की दुआओं के साथ बैरूत का सफर करो। मैंने कहा, नहीं मैक्लॉरेंस, मैं जरूरतन भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वो यहूदी है। शादी खां किसी भी मजहब के तहत हो एक तकद्दुस रखती है और मैं उस तकद्दुस को मजरू नहीं कर सकता। वो बोला, फिर फर्जी तौर पर किसी पादरी से कागजात हासिल करने होंगे। खैर, उसका इंतजाम भी हो जाएगा। वैसे बेहतरीन तरीका सोचा है तुमने, अब मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। गूनी ने मुतमईन अंदाज में कहा। थोड़ी देर तक वो मेरे साथ रहा, फिर वो रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद मैं खुशाइंद ख्यालात में खो गया। हालात किसी कदर मुवाफिक हो गए थे और अब उम्मीद बंध गई थी कि शायद मैं अपनी मंजिल पा जाऊं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।
कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।